गाइस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के केस में हम दो प्रोसेस का यूज़ करते हैं। फर्स्ट जो हमारा प्रोसेस है वो हमारा है कंसेप्चुअल प्रोसेस, जिस प्रोसेस के अंदर हम किसी भी डिज़ाइन को बनाते हैं उसके पहले उसके फंडामेंटल्स को देखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मार्केट में वो प्रोडक्ट चल रहा है उसे ऑब्ज़र्व करते हैं। ठीक है, और इसके ऑब्ज़र्व करने के बाद हम उस पुराने लास्ट प्रोडक्ट के एडवांटेजेस हैं और क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं, तो हम इसमें क्या करते हैं, जो उसके डिसएडवांटेजेस हैं उन पे वर्क करते हैं। और जो लास्ट टाइम हम जो उसमें ऑब्ज़र्व करने के टाइम में या हमने यूज़ करने के टाइम पे उससे जो उसमें जो एडवांटेजेस हैं उनको हम जैसा है वैसा का वैसे ही रखते हैं। सेकंड हमारा प्रोसेस है रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस। रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को हम रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। मतलब उसे जहाँ से जिस तरीके से उसे हमने स्टार्टिंग से एंड तक बनाया है, अब उसको उस प्रोसेस को हम रिवर्स करते हैं। जो बना हुआ है उसको धीरे धीरे हम उल्टा चलते हैं और उस प्रोडक्ट को उसी पोजीशन पे खोल के लेके आते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से बना हुआ है, फिर दोबारा से हम उसको रीडिज़ाइन करते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस में हम 3 से 4 स्टेप का हम यूज़ करते हैं। इन सभी कंसेप्चुअल एंड रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस के बारे में हम बात करते हैं। प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के केस में फर्स्ट केस की हम बात करेंगे कंसेप्चुअल प्रोसेस। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे और उसे एनालाइज करेंगे। ठीक है, देन उसके बारे में जो हम कुछ विजुअलाइज करेंगे कि इस प्रोडक्ट को या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या चीज़ बना सकते हैं। मतलब मार्केट में वो चीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन मेन चीज़ है कि हम उसको उस प्रॉब्लम को किस तरीके से डील कर रहे हैं, उसको किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। वो हमारा डिज़ाइन जो होगा वो मार्केट में जो चीज़ें हैं उन सभी से डिफरेंट होगा, क्योंकि हम उस तरीके की चीज़ों को हम देख रहे हैं और उससे जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है, वो कम्प्लीटली उससे डिफरेंट होगा। क्योंकि हम अगर मान लीजिए हम कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको यूज़ करते करते हम एक चीज़ जानते हैं कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, हम उसको रिजॉल्व करते हैं। इस तरीके से हम उसको थोड़ा 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 करके उसको और मॉडिफाई करते चले जाते हैं। ओके, तो अब हमें कम्प्लीटली रीडिज़ाइन करना है, तो उस केस के लिए ही मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये सभी चीज़ें करने के बाद हम विजुअलाइज़ कर लेते हैं। विजुअलाइज़ करने के बाद हम उसका 2D स्केच बनाते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा केस है रीडिज़ाइन करने के लिए। मान लीजिए हमें कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है या फिर कोई भी चीज़ हमें डिज़ाइन करनी है, तो सबसे पहले हम उसका 2D स्केच बनाते हैं। स्केच बनाने के बाद उसका एक रफ़ स्केच, ओवरऑल जो उसकी पिक्चर है वो हमारे सामने आ सके कि हम उसको किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं और उसका लुक किस तरीके का होगा, उसका फील हम अगर उसको बनाएंगे तो किस जगह पे किस पोजीशन को हैंडलिंग के लिए अच्छा रखेंगे, या फिर किस चीज़ को मतलब लुक एंड फील उसका अच्छा रखेंगे, या उसकी किस तरीके से उसकी वर्किंग बढ़िया हो सकती है। तो उन सभी चीज़ों पे हम ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के हम अप्रॉक्स 10 डिज़ाइन तैयार करते हैं, जिसमें अलग अलग चीज़ें, अलग अलग डिज़ाइन के साथ अलग अलग चीज़ें अपनी ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे उसे बेटर रख पाते हैं। देन हम क्या करते हैं, उसका एक इंजीनियरिंग ड्राइंग तैयार करते हैं। उसका उसका स्ट्रक्चर कितना बड़ा होगा, ठीक है, और इसके अंदर हम किस तरीके से उसका कितनी उन सभी चीज़ों की मतलब डायमेंशन कितनी होंगी, डायमेंशन वाइज कितना बड़ा होगा। मतलब उस चीज़ को अगर हम ग्रिप करेंगे या फिर कोई भी चीज़ है जो भी हम उस समय में उस पार्ट्स के साथ रिलेट कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम उसकी एक इंजीनियरिंग ड्राइंग तैयार करते हैं। ओके, और इसके बाद में हम इसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, जैसे कि उसकी फिटमेंट्स हो गई, ठीक है, और उसकी इंटरनल फिटमेंट्स हो गई, या बाहर से हमें कोई चीज़ उसमें फ़िट करनी है, एक्सटर्नल कोई चीज़ फ़िट करनी है, वो सारी फिटमेंट इसके अंदर आ जाती हैं। ओके, तो गाइस इसके बाद सेकंड हमारा जो प्रोसेस है वो है रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस। ठीक है, तो रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस में हम किसी भी प्रोडक्ट को डिज़ाइन एंड मॉडिफाई के लिए हम लास्ट जो हमारा प्रोडक्ट रनिंग होता है उस प्रोडक्ट को हम स्कैन करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमें उसकी एग्जैक्ट कॉपीज़ मिल जाती है एक तरीके से। वो जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसका हमें एक रेफरेंस मिल जाता है। उस रेफरेंस के बिहाफ पे हम उसको डिज़ाइन करते हैं और जिसके अंदर उसकी फिटमेंट्स,
उसका लुक एंड फील, ठीक है। और जो लास्ट टाइम में जो भी सारी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ सेम रहती हैं। अब उसी डिज़ाइन के ऊपर जो हमने अब रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू उसको बनाया हुआ है, उसी डिज़ाइन पे हम रीडिज़ाइन करते हैं। उसमें क्या होता है, जो पुरानी चीज़ें हैं जो बढ़िया हैं वो सारी की सारी सेम रहती हैं, ठीक है। और हम उसको रीडिज़ाइन नहीं करते, हम केवल उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। इससे क्या रहता है, हमारा टाइम बचता है, और जो उसके ऊपर बाकी सारी चीज़ें जो कॉस्टिंग है वो कुछ कॉस्टिंग बचती है, ठीक है। R&D का मतलब R&D हमें दोबारा से नहीं करनी पड़ती, कंप्लीट R&D, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बचती हैं। तो इसके बाद में इसके व्याप पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम किसी विंगलेट को डिज़ाइन करते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस के थ्रू। तो गाइस, ये जो वीडियो है वो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ना ही इसका कोई इस चीज़ से है कि हम इस प्रोडक्ट को कहते हैं बना के मार्केट में बेचने गए। इस पे हमारा ऐसा कोई पर्पज़ नहीं है। ये केवल स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड कराने के लिए कि किस तरीके से मार्केट में काम होता है या फिर इंडस्ट्रीज़ में काम होता है, और किस तरीके से इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो कोई भी कंपनीज़ होती है वो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, और लॉन्च करने के बाद उसमें धीरे 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 उसमें छोटे छोटे प्रोसेस को वो इम्प्रूव करते चले जाते हैं, और उनका जो डिज़ाइन होता है काफ़ी चेंज हो जाता है। उसके बाद कुछ इन्वेंशंस होते हैं, उन इन्वेंशंस को वो उसके अंदर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो इसके बाद में उनका प्रोडक्ट जो होता है वो मार्केट के अंदर एक तरीके से बूम क्रिएट कर देता है। तो गाइस, अब हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस के लिए। ओके, तो सभी से पहले गाइस, जैसे आप इसको देख पा रहे हैं, तो ये क्या है, ये एक बाइक का विंगलेट है, ठीक है। ये कहते हैं R15 का विंगलेट है। इससे एयर ड्रैग होके यहाँ से पास होके निकल जाती है, ठीक है। ये बेटर एरोडायनामिक्स के लिए होता है कि जिससे ये एक डाउन फोर्स भी क्रिएट कर सके, और जो इसके ऊपर जो ड्रैग है, ठीक है, जो बाइक के ऊपर ड्रैग लगता है वो मिनिमाइज़ हो सके, ठीक है। तो गाइस, सभी से पहले हम क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले मैंने जिसको डिज़ाइन किया है उसके लिए बता देता हूँ। जैसे एक ये प्रोडक्ट है और एक ये प्रोडक्ट है, ठीक है। ये सारे ये तीनों के तीनों विंगलेट हैं, ठीक है। इन विंगलेट से क्या होता है, इन विंगलेट से वही जो भी मैंने बताया, ओके। तो भाई, सभी से पहले हम इसको 3D स्कैन करते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर वाइट कोटिंग करते हैं, वाइट कोटिंग जिससे इसके ऊपर कोई भी रिफ्लेक्शन ना आए, ठीक है। देन सेकेंडरी हम क्या करते हैं, इसको 3D स्कैन कर लेते हैं। मैं आपको 3D स्कैन डेटा दिखा देता हूँ तो कि 3D स्कैन डेटा किस तरीके का होता है। उसके बाद सबसे पहले मैं आपको 2D में दिखाऊंगा कि 2D में ये किस तरीके से दिखता है, और 2D में ये किस तरीके से हम इसको मतलब एनालाइज़ करते हैं। और उसके बाद में इसको डिज़ाइन करने से पहले भी हमें काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, उन सभी चीज़ों के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो अभी इसके लिए मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। तो गाइस, ये आप जो देख पा रहे हैं ये आपका स्कैन डेटा है, ठीक है। तो मैं आपको 3D में दिखाता हूँ। यस गाइस, तो गाइस, ये हमारा स्कैन डेटा है, ठीक है। ये देखो, ओके, ये हमारा स्कैन डेटा है। तो इस डेटा के बेसिस पे हमने इस डेटा को बनाया है, ये एज अ रेफरेंस डेटा है। तो उस डेटा के बेसिस पे हमने ये डेटा बनाया है। तो इसके बाद में सबसे पहले हम देखते हैं, ये देखो, ये हमारा स्कैन डेटा है। हमारे पास जो स्कैन डेटा था ये इस तरीके से था। हमने इसको अलाइन किया, अलाइन करने के बाद हमने इसको रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू 3D डिज़ाइन किया। देखिए, इसमें आप कोई भी जो भी सरफेस देख रहे हैं, इसके अंदर एक भी सरफेस आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसके अंदर डेंट होगा, ठीक है।
ये देखिए, ये आपका जो अपर पोर्शन है, ये आपका इनर पोर्शन है। ओके, ये देखिए हमने ये इसका कोड डिज़ाइन किया हुआ है। इसके अंदर ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन के अंदर हम देख रहे हैं कि हमारा ये पीस रखा हुआ है। ठीक है, ये हमारी कैविटी डिज़ाइन है। कैविटी डिज़ाइन में हमने इस तरीके से किया हुआ है। तो गाइस आप आते हैं मेन फंडामेंटल के ऊपर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो भी हम प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं, उस प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंदर क्या होता है कि हम देखते हैं उसकी जो वॉल थिकनेस है उसमें डिफरेंस होता है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हमारा वैक्यूम फॉर्मिंग के थ्रू बना हुआ है। अब वैक्यूम फॉर्मिंग के थ्रू क्या होता है, जो हमारा वैक्यूम फॉर्मिंग प्रोसेस आप देख सकते हैं यूट्यूब वगैरह पे। तो वैक्यूम फॉर्मिंग के अंदर क्या होता है, जो मेन फ्रंट लेयर उसके ऊपर लगती है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेच्ड पोर्शन होता है वो तो होता है कम, बाकी पोर्शन होता जाता है। तो इसके अंदर ना जो भी डिज़ाइन है वो एग्जैक्टली सेम टू सेम नहीं होता। मान लीजिए जैसे इस वाले पोर्शन को आप देखेंगे तो इसके अंदर कर्वेचर अलग है, और ये वाला जो पोर्शन है ये देखो ये डिफरेंट है। जबकि आप ये खुद इस चीज़ को देख के एनालाइज कर सकते हैं कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये दोनों के दोनों सेम पोर्शन है। हाफ इधर सेम है, हाफ इधर सेम है, एज पर सेम मिरर है। ठीक है, तो हम इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। बट ये इसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें अलग हैं। इससे भी हमें पता लगता है कि ये वैक्यूम फॉर्मिंग का पीस है। ओके, तो कुछ चीज़ों को एनालाइज करने के बाद हम उसके बाद में ही किसी भी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं। तो क्या होता है, प्लास्टिक का अगर हम इस पीस को अगर हम प्लास्टिक में बनाते हैं, ठीक है, प्लास्टिक मोल्ड के थ्रू बनाते हैं, तो उस केस के अंदर हमारी जो वॉल थिकनेस है वो डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर वॉल थिकनेस अगर डिफरेंट होगी तो उस केस में हमारा जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो वार्प हो जाएगा। वार्प होने से क्या होता है, मान लीजिए जैसे ये प्रोडक्ट बिल्कुल मान लेते हैं कि ये प्रोडक्ट स्ट्रेट है, तो ये प्रोडक्ट को इस तरीके से टिल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं, बट ये भी एक फैक्टर है जिसके थ्रू ये पीस जो होते हैं वो ट्विस्ट हो जाते हैं हल्के से, उसको हम एक तरीके से वार्प बोलते हैं। इसके बाद आप कुछ और भी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे इसके अंदर वॉइड्स क्रिएट हो जाते हैं अगर मॉलिक्यूल थिकनेस इक्वल नहीं होती किसी भी प्रोडक्ट की। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे इसको पूरा डिज़ाइन दिया हुआ है। क्या है, जब यहाँ पे जो थिकनेस है और यहाँ पे थिकनेस सेम है, यहाँ पे थिकनेस ज़्यादा है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये शार्प कॉर्नर है। जब ये यहाँ से धीरे धीरे पीस यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन धीरे धीरे ठंडा होगा। ये भी जो हम कूलिंग करते हैं वो एक इक्वल थिकनेस के बिहाफ पे करते हैं। अब इस वाले पोर्शन पे क्या है कि जो हमारी थिकनेस है वो थिकनेस इन दोनों पोर्शन पे सेम है, यहाँ पे है ज़्यादा। तो धीरे धीरे जब सिकुड़ेगा तो इसे श्रिंक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और इसके अंदर जो हीटिंग है, ठीक है, वो रह जाएगी और बाहर का पीस ठंडा हो जाएगा। धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद इसके अंदर ये देखिए कर्वेचर में चेंज आ गया है। ठीक है, इस तरीके से हल्के हल्के चेंजेस आ जाते हैं पीस के अंदर, जो डायमेंशन को कंट्रोल नहीं होने देते। अब आप इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए हार्ले डेविडसन की बाइक है, उसकी हमने फ्रंट लाइट डिज़ाइन की है। अब उस फ्रंट लाइट के अंदर कोई भी इंसान वर्नियर लगाएगा या फिर कोई क्या कहते हैं CMM के थ्रू उसको इंस्पेक्ट कर रहा है, तो उस केस में वो ये तो नहीं देखेगा ना कि मतलब उसके अंदर मतलब इक्वल थिकनेस है या नहीं है। उसको मेन जो मतलब होगा वो केवल एक ही चीज़ होगा कि उसकी प्रोडक्ट की जो डायमेंशन है वो सेम टू सेम आए, जो एज़ पर डिज़ाइन के हिसाब से दी हुई हैं। ठीक है, वो कुछ टॉलरेंस देते हैं, मान लीजिए 0.025 इस तरीके की। तो उन टॉलरेंस के अंदर वो सारे प्रोडक्ट डिज़ाइन होने चाहिए। अगर नहीं होते तो वो उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर वार्पेज आती है तो वो प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देंगे और आपको दोबारा से उसका मोल्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है, और इस तरीके से इसके अंदर वॉइड्स क्रिएट हो जाते हैं। मैं भी आपको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि वॉइड्स क्या है, वार्पेज क्या है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमने रेडियस दे दिया। ठीक है, यहाँ पे भी हमने रेडियस दे दिया और इसको इक्वल करने की कोशिश की है। ठीक है, इसके बाद में हम इसको थोड़ा सा और बेटर इस तरीके से बना सकते हैं। अब थोड़ा और अच्छे समझते हैं कि वॉइड्स और सिंक होता क्या है। देखिए, वॉइड्स क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट को जब हम डिज़ाइन करते हैं तो उस केस के अंदर हल्के से जो बबल रह जाते हैं,
ठीक है, उन्हीं को वर्ड्स बोलते हैं। और जिसके थ्रू क्या होता है, कोई प्रोडक्ट जो होता है वो एग्जैक्ट शेप में नहीं रह पाता और वो एक हल्का सा डिफ़ॉर्म हो जाता है, तो उस केस में भी हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो रिजेक्ट हो सकता है। एंड हमारा नेक्स्ट आता है सिंक मार्क। आपने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में देखे होंगे, जैसे लोकल प्रोडक्ट्स बनते हैं, उन सभी प्रोडक्ट्स में आपने देखा होगा कि मतलब जो सरफेस होती है वो वैसे बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, उसके अंदर हल्के हल्के से गड्ढे आ जाते हैं। ठीक है, उसका रीज़न क्या होता है कि देखिए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो थिकनेस है वो आपकी 2 mm है। ठीक है, इस वाले पोर्शन पे भी 2 mm है, इस वाले पोर्शन पे भी 2 mm है, लेकिन ये जो बीच में जो पोर्शन बन रहा है, इस वाले पोर्शन के अंदर आपकी जो थिकनेस है वो ज़्यादा है। इसी केस की वजह से यहाँ पे ये गड्ढा आ गया है, तो इसको बोलते हैं सिंक मार्क। ठीक है, सरफेस सिंक मार्क जो आपकी सरफेस पे बिल्कुल क्लीन दिखाई देता है, और ये कोई भी कंपनी वाले, किसी भी कंपनी वाले इन सभी चीज़ों को, ये सारे जो डिफेक्ट्स हैं इन सभी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और देखिए, अब हम सेकंड लेते हैं वार पेज। वार पेज के अंदर क्या है, जैसे आपने क्रेट देखी होंगी। ठीक है, तो ये क्रेट्स के अंदर क्या होता है, जो इन क्रेट्स को जब हम डिज़ाइन करते हैं, अगर उसमें प्रॉपर कूलिंग नहीं है, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं, और भी काफ़ी सारे डिफेक्ट्स होते हैं, अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो उस केस में जो हमारा पीस होता है वो इस तरीके से ट्विस्ट हो जाता है। इसी को हम वार बोलते हैं। ठीक है, दैट मीन वार पेज। ओके, मान लीजिए हमारा जो कैट डिज़ाइन है वो हमने कुछ इस तरीके से इसके बराबर में, ये देखिए, ये हमारा जो कैट डिज़ाइन है, तो इसके सेकंड केस में देखिए, मान लीजिए ये हमारा कैट डिज़ाइन है, ये हमने बिल्कुल स्ट्रेट तरीके से इस प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, डिज़ाइन करने के बाद हम इसको सेकेंडरी देखते हैं कि जो बराबर में सेम जो पीस है ये थोड़ा वार्प हो गया है। ठीक है, अब इसमें आप ये रेड लाइन देख रहे होंगे, रेड लाइन देखने के बाद ये यहाँ से ऊपर से नीचे आया, इसके बाद ये स्ट्रेट है, जबकि यहाँ पे ये ऊपर से नीचे आया, उसके बाद ये फिर ये ऊपर उठ रहा है। इससे हमें एक चीज़ क्लियर है कि ये वाला पीस एग्जैक्ट उसी शेप में नहीं है जिस शेप में इसको डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, ये मोल्ड से पीस निकलने के बाद ये पीस थोड़ा सा डिफॉर्म हो गया है। ठीक है, अब इसका कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, 3D इंस्पेक्शन के थ्रू इसमें हम देखते हैं कि ये जो ब्लू लाइन है, ठीक है, ये ब्लू लाइन है हमारी मोल्डिंग पीस की, और ये वाली जो ब्लैक लाइन है ये है हमारे पीस, ये है हमारे कैट डिज़ाइन की। तो कैट डिज़ाइन में और इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 mm का, और इस तरीके से ये पीस एक तरीके से फिट नहीं होगा जिस पार्ट के अंदर, जिस भी मान लीजिए किसी मशीनरी में किसी भी चीज़ में ये फिट होना है। ठीक है, तो ये पार्ट फिट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली ये पार्ट रिजेक्ट हो जाएगा। तो गाइस, इस केस के लिए हम यूज़ करते हैं 3D इंस्पेक्शन, जिसके थ्रू हम देखते हैं किसी भी प्रोडक्ट को एक बेहतर तरीके से हम एनालाइज कर लेते हैं कि वो प्रोडक्ट जो है वो सही है या नहीं है। ठीक है, अब एक छोटा सा मैं आपको एक अलाइनमेंट के लिए छोटा सा डेमो एक तरीके से देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये कैड है, कैड का ये जो बेस पोर्शन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी स्ट्रेट देख रहे हैं, एंड इस वाले पोर्शन पे आप यहाँ पे भी स्ट्रेट देख रहे हैं। इसी यहाँ पे इसको इन रेफरेंस लाइन को यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। ठीक है, जबकि क्योंकि काफ़ी लोग ये भी कह सकते थे कि ये वाला जो कर्वेचर है, ये वाला कर्वेचर इस यहाँ पे अगर यहाँ पे मैच कर लेते, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो जाता, यहाँ पे तो और अच्छी मैचिंग हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें जो बेस लाइन है, बेस लाइन को मास्टर लेके काम करना होता है। ओके, तो गाइस हम क्या करते हैं, जो हमारे पास पीस है उन पीस को स्कैन करने के लिए और उसे इंस्पेक्ट करने के लिए हम कुछ फिक्सचर्स को डिज़ाइन करते हैं जो हमारे कैड के व्याप से डिज़ाइन होता है। मान लीजिए हमने मान लीजिए ये जैसे पार्ट है, इस पार्ट का हमने फिक्सचर डिज़ाइन किया, तो इस पोर्शन से हम क्या करेंगे, इस पीस का जो कैड होगा, ठीक है, उसके थ्रू एक फिक्सचर डिज़ाइन करेंगे, और जो हमारा मोल्ड से पीस निकल गया है उस पीस को हम उस फिक्सचर में फिक्स करेंगे, उसके बाद उसे स्कैन करेंगे। ठीक है, और या फिर उस फिक्सचर पे लगा के 2 तरीके से इंस्पेक्ट कर सकते हैं हम। एक तो होता है वर्नियर 3 तरीके से हम उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। एक तो वर्नियर के थ्रू, लेकिन वर्नियर के थ्रू कुछ कमियाँ रह जाती हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फिक्सचर के अंदर फिक्स करके CMM के थ्रू टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, और इंस्पेक्ट करते हैं, और सेकेंडरी हम इसको करते हैं
स्कैन डेटा के थ्रू सबसे पहले फिक्सचर के अंदर पीस को हम लगा देते हैं और लगाने के बाद मतलब उसे स्कैन करते हैं और फिर उसी स्कैन डाटा और जो हमारा कैड मॉडल है, ठीक है, इनको ओवरलैप करके इनका 3D इंस्पेक्शन करते हैं कि इनकी जो डायमेंशन है उनमें कितना डिफरेंस है, क्या वो टॉलरेंस के जो कंपनी ने हमें टॉलरेंस दी हुई है उसी हिसाब से है या फिर उसमें ज़्यादा डिफरेंस है। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पूरा डिज़ाइन है, ये आपका मोल्डिंग डिफेक्ट है। जब भी आप किसी स्क्वायर पीस को जो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, अप्रॉक्स आप लगा सकते हैं 200 mm तक, ठीक है, तो उन 200 mm या 300 mm के स्ट्रेट पीस में इनकी हाइट अप्रॉक्स 25 या 35 mm होती है, तो उन केस के अंदर ये वाले डिफेक्ट आ जाते हैं, जो वार्पेज आ जाती है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इस डिज़ाइन को थोड़ा सा सुधारने के लिए हम इन डिज़ाइन के अंदर जो मोल्डिंग में जो मोल्डिंग के अंदर जो प्रॉब्लम आती है उसको रिज़ॉल्व करने के लिए हम इस डिज़ाइन को हल्का सा डिग्री करते हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ है ये प्रॉब्लमेटिक यू बीम डिज़ाइन, तो इसके अंदर जो ये प्रॉब्लम आ रही है इसको इस तरीके से हम रिज़ॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है, इस पार्ट के अंदर यहाँ पे जो वॉल थिकनेस है और जो यहाँ पे वॉल थिकनेस है, यहाँ पे वॉल थिकनेस ज़्यादा है। वॉल थिकनेस ज़्यादा होने से ये देखिए ये पीस ट्विस्ट हो जाता है, क्योंकि मैंने बताया जो पीस जो धीरे धीरे जो ठंडा होगा, ये वाली वॉल्स तो काफ़ी जल्दी ठंडी हो जाएंगी, ये देर में होगी। और जब मटेरियल बाहर आता है धीरे धीरे ये अपने अंदर इसके अंदर जैसे वॉइड्स क्रिएट होते हैं और काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं जिस वजह से ये धीरे धीरे ट्विस्ट हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से और भी हम डिज़ाइंस को कवर करते हैं। अब देखिए इनको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले है ये हमारा बेस वॉल थिकनेस, ये हमारा प्रोडक्ट का जो वॉल थिकनेस है वो इस तरीके से है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं हैवी क्रॉस सेक्शन एरिया है, यहाँ पे मतलब वॉल थिकनेस ज़्यादा है, ठीक है। ये हम सोचेंगे कि हमने ये गोलाई क्यों दी हुई है, इससे हमें थोड़ा स्ट्रेंथ मिलती है किसी प्रोडक्ट के लिए, तो हमें ये देना भी ज़रूरी होता है। लेकिन अब यहाँ पे इस पोर्शन को किस तरीके से हम रिज़ॉल्व कर सकते हैं उसके लिए बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा डिज़ाइन में आ गया, ठीक है। एंड इसमें जो डिफेक्ट आएगा मोल्डिंग डिफेक्ट वो ये आएगा, ठीक है। इसके अंदर आप देख रहे हो यहाँ पे वॉइड्स क्रिएट हो गए हैं, यहाँ सिंक मार्क आ गया, यहाँ पे आपने जो मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था ये वाला जो गड्ढे आ जाते हैं वो कुछ इसी तरीके से आ जाते हैं, ठीक है। और ये देखो ये बेंडिंग इधर की साइड में आ गई है, ये डिफरेंशियल थर्मल वार्पेज जिसको बोलते हैं, ओके। ये रिब वॉल थिनर देन द बेस वॉल। अब हम क्या करते हैं, जैसे ये डिज़ाइन है इसको हमने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन कर दिया, लेकिन फिर भी इसमें कुछ डिफेक्ट आते हैं, तो हम इसको और बेटर कैसे बना सकते हैं। इसके अंदर इस सिंगल रिप को खड़े करने के बजाय हम इसकी जगह 2 रिप खड़ी कर देंगे, इससे हमें एरिया ज़्यादा मिल जाएगा और इसको सपोर्ट अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम इसको और किस तरीके से रिज़ॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसकी आप नेक देख रहे हैं, ठीक है, नेक पे जो ये रिब है इस वाले पोर्शन पे, ठीक है, इस वाले पोर्शन को हम हल्का सा कम कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्ट है इस वाले पोर्शन पे जो सिंक मार्क है वो नहीं आएंगे। ये बहुत ज़्यादा, ये आपको एक तरीके से मैं अगर आपको बताऊं ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा। आप काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में भी जाके देखेंगे तो ये लोग रूल यूज़ ही नहीं करते, ठीक है। ये बहुत काफ़ी कम जगह लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं वहाँ से इसको आपके लिए लेके आया।
गाइस 3D स्कैनिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइन, 3D इंस्पेक्शन, रिवर्स इंजीनियरिंग एंड मोल्ड डिज़ाइन एंड कंसेप्ट डिज़ाइन एंड 3D प्रिंटिंग, इन सब चीज़ों से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड गाइस इससे रिलेटेड जो भी कोई डाई मेकर कोई किसी प्रॉब्लम को फेस करता है या फिर कोई मशीन इंजेक्शन मोल्डिंग पे जो ऑपरेटर होते हैं वो इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, और साथ ही साथ जो CNC पे जो कुछ क्वेरीज रहती हैं स्टूडेंट्स की या फिर काफ़ी जो भी कुछ लोग काम करते हैं, ठीक है, लोकल में या वैसे, तो उस तरीके के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आप इन सभी प्रॉब्लम से निकल सकें और आप मार्केट के अंदर कुछ अच्छा और बेहतर चीज़ डिलीवर कर सकें। तो गाइज़ हमारे साथ बने रहिए।